Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल किसी शोज में बोला भी है कि युद्ध एस्केलेट हो रहा है और युद्ध एस्केलेट होगा। इस नॉट बिकॉज कि ये युद्ध जो है उसका कोई बेसिस ही नहीं है। मतलब कोई युद्ध का कारण जो हो, एक्चुअल कारण हो, उसके बारे में आप डिस्कस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो कारण ही कुछ आपको हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उसको अपनी तरफ से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम असुरों की तरफ से देखें, उनके हिसाब से देखें, तो आपको ये सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरह वो लोग सोचते हैं, असुर सोचते हैं। असुर सोचते हैं कि आज मैंने इसको मार दिया, इसका धन संपत्ति मेरा हो गया, अब मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, फिर मैं उसको भी मार दूंगा, मेरे ऐशो आराम का सारा सामान मेरे पास है, उसको बढ़ाता रहूँगा और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। थोड़ी बहुत चैरिटी कर दूंगा लोगों को दिखाने के लिए कि मैं काफ़ी अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन अपना काम मैं करता रहूँगा। ये है असुर की सोच। अब इधर से आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है। वेस्ट एशिया में जो 40-47 साल से कोई ईरान कोई ऐसा नहीं कि साफ सुथरा देश है, उसकी भी बहुत सारी इश्यूज हैं और उसने बहुत सारा गड़बड़ भी मचाया है। लेकिन उससे भी बड़ा गड़बड़ मचाया है पश्चिमी देशों ने। इमेजिन करिए कि अगर भारत जो है किसी भी एरिया में कोऑपरेट नहीं करता पश्चिम के साथ, तो भारत के साथ भी वही करते। भारत इतना कोऑपरेट करता है पश्चिम के साथ, लेकिन फिर भी भारत के अंदर गड़बड़ी मचाता रहता है पश्चिम, क्योंकि उसको पसंद नहीं है भारत राइज कर रहा है। उसको चाहिए भारत गरीब ताकि वो रिच रहे। सेम इशू है ईरान का भी। पश्चिम चाहता है, मतलब अमेरिका और उसके एलाइज एंग्लो सैक्सन्स, कि ईरान गरीब रहे, ईरान खड़ा ना, उनको कोई जवाब ना दे। जो उनको जवाब देता है वो टेररिस्ट बन जाता है। रशिया भी टेररिस्ट बन जाता है, ईरान भी बन जाता है, और चाइना जो है दोनों साइड खेलता है। तो कभी चाइनीज को टेररिस्ट बुलाते हैं, कभी बुलाते डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना उनको सारे उनके जो डेली के यूज के आइटम से प्रोड्यूस करता है, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते वो, और रिप्लेस करना भी नहीं चाहते, क्योंकि रिप्लेस करेंगे तो उनके लोग तो बना नहीं पाएंगे, और बनाएंगे तो इतने महंगे होंगे कि वो कंज्यूम नहीं कर सकते। उनको चाहिए सस्ते प्रोडक्ट्स, और दुनिया में कोई भी अपोजिशन नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी हो। वो भारत जो है बड़े सोच समझ के इनके साथ रहता है, कभी दोस्ती करता है, फिर कुछ पैसा देता है, फिर दोस्ती करता है। जस्ट टू सर्वाइव इंडिया हैज टू प्ले सच ए स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं कि भारत के ऑफिशियल्स को ही, इनके लिए तो ग्रीन कार्ड एक स्टेट पॉलिसी होता है कि ग्रीन कार्ड जॉब दिलाओ, फॉरेन के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स उनके बच्चों को अमेरिका में सेटल करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो सबकी ड्रीम वर्क है अमेरिका आना, इंडियन ऑफिशियल्स का भी। अब देखते हैं कि इतना सारा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होता है अमेरिका में, उसमें भारतीय कंसुलेट्स के लोग भी शामिल होते हैं, और कुछ तो वो बैक भी करते हैं। अब हम और आप तो बस सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं। तो मतलब जो जो एक्चुअल मोडस ऑपरेंडी है कि जो अपोज करेगा मेरे एंजॉयमेंट को या मेरे एंजॉयमेंट के सोर्स को, मैं उसको खत्म कर दूंगा। दिस इज द एग्जैक्ट मॉडल। अब जब इसको आप देखते हैं तब आपको वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी, वेस्टर्न मिलिट्री पोस्चर समझ में आता है, और ये युद्ध भी आपको समझ में आता है। युद्ध क्या है कि हमको कोई भी ऐसा रीजन नहीं चाहिए जहां पे हमको कोई अपोज कर सके, सैन्य शक्ति के द्वारा या पॉलिसी के द्वारा, या हमारे रिसोर्सेज जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्री में। पूरा वेस्ट एशिया जो है एक तो फ्री प्लेग्राउंड है वेस्ट का, पश्चिमी देशों का, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनका फ्री प्लेग्राउंड है। यूरोप का भी, यूरोप का इतना नहीं है, बल्कि अमेरिका का है। फ्री प्लेग्राउंड है। फ्री का ऑयल आता है, सस्ता ऑयल आता है, उसको बेचते हैं अमेरिकन कंपनी, उसी से प्रॉफिट कमाती है, राइट। तो अगर उस फ्री प्लेग्राउंड पे किसी और की भी कंट्रोल होगी, हम उसको कंट्रोल करेंगे। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने सोलर को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, अमेरिका ने ईवी को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, अमेरिका ने कंट्रोल वे में उनको प्रमोट किया, बट उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है ईवी के थ्रू चाइना का दबदबा बनता है, गैस के थ्रू उनका दबदबा बनता है। तो सारे ऑयल के सोर्सेज को कंट्रोल करना,
वेनेजुएला से लेके वेस्ट एशिया तक, यही युद्ध है, यही युद्ध है। क्योंकि खरीदार बहुत बड़े बड़े हैं, भारत है, चीन है, जापान है, जिनको इसकी जरूरत पड़ती है। अमेरिका को भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अमेरिका का खुद का ऑयल प्रोडक्शन बहुत महंगा होता है, तो उनको चाहिए सस्ता ऑयल प्रोडक्शन जो वेस्ट एशिया से मिलता है, सरकारों को कंट्रोल करके। कैसे करते हैं? सऊदी अरेबिया के सारे ऑफिशियल्स के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, कतार, बहरीन, यूएई, इन सब के बच्चों की, इन सब के फैमिलीज, ये सब सिंगल फैमिली ओन कंट्रोल कंट्रीज हैं, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे वहाँ पे वो एसिमिलेट हो जाते हैं, और उनके थ्रू इन पे प्रेशर डाला जाता है, तो फिर लेवरेजेस यूज़ किए जाते हैं, फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और जब तक कि उनको अपना हिस्सा मिलता रहता है तब तक दीज आर गुड कंट्रीज। जैसे वो हिस्सा ख़त्म हुआ किसी भी पॉलिटिशियन को अमेरिका में, उसके पास पावर है, तो ये कंट्रीज एनिमी कंट्रीज बन जाती हैं। यही मॉडल्स ऑफ इंडिया। तो सारे युद्ध की जड़ ही यही है। तो तेल वेस्ट एशिया के लिए वरदान भी था और श्राप भी है, था और है, कभी था नहीं वरदान के लिए। तो वो तो अमेरिका की इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री को चलाने के लिए सस्ता तेल चाहिए था, और इसलिए इसको यूज़ किया गया। सेम ऑयल दूसरी कंट्रीज को प्रीमियम पे बेचा जाता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी डिपेंडेंट है। तो जिस तरह, तो जैसे भारत है पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो भारत का जो बाकी इंडस्ट्रीज थी, रॉकेट्स में बढ़ रहा था इसरो, उसको सबोटाज कर दिया। आत्मनिर्भरता भारत में, भारत के ही ओन, भारत ने बोला था हम लोग अपने शेल्स खुद ही बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बोला था, उन सारी इंडस्ट्रीज को कर्टेल कर दिया। तेजस प्रोग्राम आपको दिखता ही है किस तरह उसको डस्टबिन में चला गया, है ना। ऑलमोस्ट देयर 5 इंजन सप्लाई किए गए अभी तक नए कॉन्ट्रैक्ट में, और 19-20 तो, और HAL को, इसरो को जो वैलिडेशन ढूंढते थे अमेरिकन से, अरे भाई देखो हमने कितना बनाया, प्लीज़ उसके अप्रिशिएट करो। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में आके वाइट पेपर देते थे, सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया, और धीरे धीरे आप देखते हैं सब पे कैप लगा दी गई। भारत जो बड़ा एक्सपोर्ट्स की बात करता था, अभी आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स गिरने शुरू हो जाएंगे वापस डिफेंस के। इस तरह उन्होंने कैप कर दिया, दोस्ती करी, फिर साम दाम भेद और दंड। क्योंकि भारतीय सरकार अभी नैविक जो है, भारतीय गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, 11 में से 8 फंक्शनल है, जिसमें से 3 ऑपरेशनल है, 1 और 5 जो है 1 वे कम्युनिकेशन ओनली, नॉट 2 वे कम्युनिकेशन। नाविक को उन्होंने बॉटल के अंदर डाल के बंद कर दिया। उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होता है, जो पावर में हो उसको पकड़ लो, अगर वो नहीं माने लेवरेज यूज करो। भारत के लिए बहुत सारा लेवरेज यूज किया, डेमोक्रेसी को इसीलिए मैनिपुलेट कर दिया जाता है। यू हैव सीन दैट। ये सारी चीजें मैंने गोल्ड ग्लोरी गॉड बुक में लिखी हैं। गोल्ड ग्लोरी गॉड बुक में ऐसे ही होता है। रिलीजन को फिर यूज किया जाता है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। भारत का नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, अभी पिछले वाला वीडियो देखिए व्लादिमीर आदित्यनाथ के साथ, इट्स अ शॉकिंग वीडियो। फिर आप और भी मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा किस तरह भारत को कैप किया जा रहा है थ्रू कंट्रोलिंग द नैरेटिव थ्रू बाबूस एंड थ्रू पॉलिटिशियंस हु आर कंप्लायंट। सारे भारतीय पॉलिटिशियन आपको फोटो खिंचाते हुए दिखेंगे, जिनके साथ उनको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। और अमेरिकन एम्बेसी बड़ी चालाक है, वो भी अपना मीडिया कैंपेन दिखाती है कि हम इससे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, इससे पब्लिक को लगता है अरे ये तो सब मिले हुए हैं, दोस्त हैं। फिर उससे डाउट्स क्रिएट होते हैं लीडरशिप के ऊपर, और लीडरशिप के डाउट्स क्रिएट होते हैं, उसका रिजल्ट आपको दिखता है इलेक्शंस में। आपने देखा ही आज कितने भयंकर एलिगेशंस लगाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के विरुद्ध, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और मुझे पता नहीं सत्य क्या है, क्योंकि हम लोग तो आउटसाइडर्स हैं, हम लोग तो सिर्फ विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम सत्य के बारे में हम नहीं जान सकते। और सत्य चाहे जो भी हो, लेकिन डाउट्स क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, फिर उसके बाद ये लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद होता है एक्शंस, फिर फंसाना उसको। ऑलरेडी पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दिया गया है, यू हैव सीन दैट। जम्मू कश्मीर में वार्निंग आई है, ऑलरेडी भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जो जिसको भारत दोस्त मान रहा है, इसी तरह काम होता है। ओके, उससे ही भारत को लेसन सिखाए जाएंगे।
ये पूरे दुनिया में इसी को बोलते हैं आपकी कूटनीति। जो समझे ना उसको साम दाम भेद दंड। दाम क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट्स। साम क्या हुआ? फ्रेंडशिप। अरे भाई हम तो बाप के बहुत बड़े दोस्त हैं। भेद, फिर उसका कंफ्यूजन क्रिएट करना कि भाई आपको ये भी करना चाहिए था, आपने दोस्ती के आपको धोखा दे दिया। मतलब आपके ही प्रोमिसेस को मरोड़ कर आप उसी को लेवरेज बना देना। आपने दोस्ती में कुछ बोला, ये उसका लेवरेज बन गया। तो जो जो पुराने जो हमारे सिस्टम्स थे उसमें राजा कभी भी किसी दुश्मन देश के साथ कोई संधि नहीं करता था किसी प्रकार की। वो सब नीचे के लेवल्स पे होते थे, ट्रेड नेगोशिएशन और ये सब जो नीचे के लेवल पे होते थे। ऊपर आके सिर्फ राजा के जो नीचे के लोग थे वही एग्रीमेंट साइन करते थे। राजा किसी से मिलता नहीं था। ये हमारा बड़ा पुराने सिस्टम है। चोल महाराज भी किसी से मिलते नहीं थे। राजा चोल जो है किसी से मिलते नहीं थे। मार्तंड वर्मा भी किसी दुश्मन से नहीं मिलते थे, उनके जनरल्स मिलते थे सबसे। वो इसलिए रखा जाता था कि राजा इज अबव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। ये आजकल जो इस सेल्फी वाला कल्चर आ गया है, ये सब क्रिएट करता है भयंकर कंफ्यूजन्स। लीडर्स में भी आ गया है बहुत बड़ा हगिंग, कंफ्यूजन क्रिएट। ये सब बड़ा सिस्टम्स है, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आम जनता के लिए। आम जनता को समझ में नहीं आता ये दोस्त है कि दुश्मन है। इतना सब अमेरिका करते हुए भी अमेरिका भारत का दोस्त है, आप ट्वीट कर देते। तो ये जो है बहुत ही कलयुग का तो निशानी है ही। लेकिन जब तक आप असुरवाद की तरफ से नहीं सोचेंगे, आपको करंट सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। ये सारे युद्ध की जड़ ही तेल है, पहले भी तेल थी। और दूसरों को डिनाई करना कि हमको तेल की जरूरत है, तो हमको जितनी जरूरत है उससे भी हम पूरे विश्व का कंट्रोल करेंगे और आपको हम डिनाई करेंगे। और आप जिससे तेल लेते हो हम उसकी कैपेसिटी खत्म कर देंगे। रशिया की 40% कैपेसिटी चली गई है प्रोस्तोम पे अटैक होके। 40% रिफाइनिंग कैपेसिटी चली गई है, जिससे रशिया और भारत दोनों को संबंध पड़ता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की सितंबर में मीटिंग है, उसके पहले आप देखते हैं कि सडनली भारत अमेरिका से एम्यूनिशन खरीद रहा है, एक्सेलिबर एम्यूनिशन, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। बट व्हाट अबाउट आत्मनिर्भरता? तो अगर हम असुरवाद को समझे तो सब कुछ समझ में आता है क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी धार्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से आप देखते हैं कि महाभारत में जितने भी शस्त्र थे वो युधिष्ठिर महाराज के अपने थे, कौरवों के अपने थे। वो पूरी पृथ्वी तो कंट्रोल करते ही थे, उनको तो पता ही था। लेकिन उसके बाद में भी आप देखते हैं महाराज चोल के, मार्तंड वर्मा के मेजोरिटी शस्त्र उनके अपने थे, बाहर से नहीं लाए थे कहीं से। और उसके बेसिस पर उन्होंने युद्ध किया। उन्होंने कोई एक्सरसाइजेस भी नहीं करी किसी दुश्मन के साथ। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज करके प्रूव किया कि उनकी स्ट्रेटेजीज बेटर है। आप लोग कुछ लोग बोलेंगे आइसोलेट हो जाएंगे। अरे युद्ध तो आइसोलेशन में होता है। युद्ध को ऐसा तो नहीं होता, एक्सरसाइज युद्ध तो नहीं होती है। युद्ध आइसोलेशन में होता है। युद्ध आइसोलेशन में होता है कि आप इमेजिन करते हैं क्या उसकी प्रिपरेशन हो सकती है, क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं, उसको क्या काटा जा सकता है, फिर आप खेलते हैं। द बेस्ट चेस प्लेयर्स प्रैक्टिस अलोन, दे यूज देयर ओन माइंड अगेंस्ट देम, द बेस्ट चेस प्लेयर्स। और फिर उसके बाद वो उस टेक्निक्स को दूसरों के विरुद्ध टेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत, फिर आगे प्रैक्टिस में चले जाते हैं अगेंस्ट देयर ओन सेल्फ। क्योंकि आपका ब्रेन when it thinks on both sides then it produces the best results। आपकी सोचने की क्षमता जो है, बुद्धि तो पिछले कर्म के द्वारा होती है, तो इसलिए बुद्धि ब्रेन का फंक्शन नहीं है। लेकिन जब आप दोनों साइड से सोचते हैं then you make best decision for yourself। यही राजनीति में भी चलता है। तो असुरवाद की तरफ से देखें तो आपको आज की जियोपॉलिटिक्स की काट समझ में आएगी, है ना, जिसमें आपको असुर को उतना ही एक्सेस देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि असुर के लोग सब जगह आप पे फैल जाए, दोस्ती के चक्कर में आप सब कुछ खो बैठे, क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी नहीं है। आपकी एजेंसीज जो आपकी जो, मैं तो इंडियन कंसुलेट को ही देखता हूँ अमेरिका में, वो लोग तो
आप देखते हैं क्या कुछ, मतलब वो पुरानी सोच में, कांग्रेसी में सोच में, और हिंदुओं को तो वापस वो भी प्रमोट नहीं करते। तो जब आपका सिस्टम से रेडी नहीं है तो आप कैसे दोस्ती करोगे? असुर के साथ दोस्ती असुर के साथ असुर के तरीके से होती है, धार्मिक तरीके से नहीं होती। वही धर्म होता है एक्चुअली। और अगर आपको भारत में लाना है, किसको आप धार्मिक बना सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। वेदों के थ्रू ही धर्म होता है, वेदों के बाहर धर्म नहीं होता। तो वो भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और हम लोग कोई भी नहीं ले पाएंगे। नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्स में, मेरी बुक में लिखा हुआ है, मैंने बड़ा क्लियरली, नारद मुनि बोलते हैं कि राजा को किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो मेरी बुक को भी पढ़ें, नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, ये भी यहाँ के पीछे रखी हुई है। और कूटनीति को समझें, कूटनीति कैसे चलती है। तो और कूटनीति समझेंगे तो आपको राजनीति प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा। कूटनीति नहीं समझेंगे तो असुर आपको हरा देगा, क्योंकि आज के समय में बलवान होता है, ये उसका समय है, कलयुग है, उसका समय है। धर्मी प्रचार हो रहा है कि मतलब जो वो प्रेशर डालेगा, तो अगर आप राम की शरण लेंगे तो राम बचा लेंगे आप। वो तो भक्त होते हैं, कली देवता तो भक्त होते हैं, ब्रह्मा के पुत्र, बचा लेंगे राम। तो ये और कोई बचा नहीं पाएगा, राम कृष्ण ही बचा सकते हैं, और कोई बचा नहीं पाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हमको सपोर्ट करिए, यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, किसी भी थ्रू सपोर्ट करिए। और हमारी नेक्स्ट रिसर्च जो हमारी साउथ अमेरिका के लिए है और सेंट्रल एशिया के लिए, उसके लिए भी आप हम लोगों को फंड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कंटिन्यू रिसर्च। जैसे अभी 2-3 वीडियोस आप और देखेंगे, 2 वीडियोस और देखेंगे, और उसमें यू विल बी शॉक्ड। और जो हमारा साउथ अमेरिका का टूर है, उससे बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लाइव फुटेज। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।